नेक्स्ट पार्ट है उसमें है कि नो वेव्स वाला सेक्शन है पार्ट 3। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है पहले नो दैट द वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम व्हिच इज द डेफिनेशन फॉर वेव। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय वेव मोशन एज इलस्ट्रेटेड बाय वाइब्रेशंस इन रोप एंड स्ट्रिंग। तो हमारे पास जो है टू टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं। जो हमारे पास हमने ये मूवमेंट पढ़ा था दिस इज ट्रांसफर जो रोप में हमने पढ़ा था। और अगर हम इसी को रोप को अगर हम स्प्रिंग की को बैक एंड फोर्थ करेंगे तो हमारे पास ये एग्जांपल आती थी लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो दिस इज ट्रांसफर्स एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद ट्रांसफर्स के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर मोशन होता है एंड जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें हमारे पास पैरेलल मोशन। फिर अ, है वाटर वेव्स के अंदर हम लोग क्विकली यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमने एक डिवाइस होती है विच इज नोन एज रिपल टैंक। रिपल टैंक हम लोग किस लिए यूज करते हैं टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। उसका स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड बिफोर एज वेल। फिर है डिस्क्राइब टर्म्स ऑफ वेव। वेव फ्रंट्स हमारे पास क्या होता है द वे इन विच वेव travel across medium। वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और क्रस्ट। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें दिस इज माय वेवलेंथ। और अगर एक क्रस्ट और एक क्रस्ट मिलता तो भी एक वेवलेंथ कंप्लीट होता है। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन। इक्विलिब्रियम लाइन होती है इस इक्विलिब्रियम लाइन पे पार्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं इन रेस्ट पोजिशन। उसके बाद जो है अ, फिर इसमें हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय द वेव टू ट्रैवल across the medium, that's time period। and frequency क्या होती है number of waves passing through a point in 1 second। it has two formulas 1/t अगर only one wave है and n/t अगर number of waves वहाँ पे हमारे क्रस्ट हमारे पास क्या होता है वेव का पार्ट जो टॉप पे होता है ट्रफ कौन सा होता है जो दिस इज क्रस्ट दिस इज ट्रफ। एम्पलीट्यूड हम डिस्कस कर चुके हैं। वेव स्पीड का फॉर्मूला वी इफ एफ लैम्डा होता है इसको वेव इक्वेशन भी कहते हैं। ये हमने ड्राइव कैसे की थी वी इज इक्वल टू डी/टी होता है। डी बेसिकली वेवलेंथ होता है और 1/t इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी तो वहां पे वो ड्राइव हुआ था। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम लोग अभी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो राइट एंगल से होते हैं दैट्स ट्रांसवर्स एंड electromagnetic waves water waves and seismic S waves are all the example of transfer although this is all the part of the core supplementary section में हम जाते हैं but since हम लोग सब logically discuss कर रहे हैं तो we are going to go through all of it। तो longitudinal wave आता है longitudinal wave में direction is vibration is parallel direction of propagation of wave। इसमें साउंड आ जाता है seismic T waves आ जाता है they are termed as longitudinal। longitudinal waves में हमारे पास क्या आते हैं compressions and rarefactions आते हैं। compressions हमारे पास क्या होते हैं compressed part of the wave and rarefactions कौन सा होते हैं जो further apart होते हैं। So this is my compression this is my rarefaction। तो whereas जो crushes wave है crush and crush की फॉर्म में travel करता है। describe how waves can go uh, change। फिर जो तीन फिनोमेना वेव्स जो है वो शो करती हैं दैट इज रिफ्लेक्शन के अगर आर्ट सरफेस पे पास आउट होंगी तो जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी इंसिडेंट रे ये मेरे पास नॉर्मल ड्रॉ हुआ एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। फिर हमने इसी के अकॉर्डिंगली जो है रिफ्लेक्टेड रेस को ड्रॉ कर देना है। सेकंड इज रिफ्लेक्शन तो हमने दो पढ़े हुए हैं कि ऑलवेज ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस एंड इफ शेलो मीडियम है तो बिलो दैट हो जाएंगी। और अगर डीप रीजन है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर शेलो टू डीप जा रहे हैं अगेन हमने फॉलो वही मेथड करना है कि थोड़ा इनको स्ट्रेट कर लेंगे आउटसाइड। अब यू कुड क्लियरली सी कि यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी एंड यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इन ऑल
in both of them is going to remain constant. यहाँ पे वो frequency constant रहेगी. And diffraction में हमने सिर्फ किन पैरामीटर्स को ध्यान रखना होता है कि अगर ओपनिंग इज लेस तो मोर सर्कुलर्स आने, अगर ओपनिंग इज ग्रेटर तो सिर्फ उसके एजेस कर्व्ड होंगे, बाकी इसमें वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. इट्स गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. हाँ, इसमें आपने यही जो नेक्स्ट पॉइंट है कि डायफ्रेक्शन ड्यू टू गैप, इफ गैप इज स्मॉलर और इक्वल टू गैप is equals to wavelength, तो maximum diffraction होती है हमारे पास. If gap is much larger than wavelength, तो less diffraction होगी. If gap is smaller than wavelength, तो more diffraction के chances. Next in line we have discussed all of this. इन सब equations के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि V has a direct relationship with wavelength. So if V is going to decrease in a shallow medium, so is the wavelength. That is, they are going to get closer to each other in all of these questions. Next part we have is waves, light. सबसे पहले लाइट की एक जनरल इन्फॉर्मेशन की, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है हमारे पास, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, और ट्रस्ट एंड ट्रस्ट की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, एंड इट्स ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फिर डिफाइन द यूज ऑफ टर्म नॉर्मल. नॉर्मल हमारे पास कहाँ क्या होता है कि जहाँ पे इंसिडेंट रे आके मीट करती है सरफेस को, वहाँ पे 90 डिग्रीज का जो एंगल होता है वो नॉर्मल होता है. दिस इज माय इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड एंगल. इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होते हैं व्हेन इट कम्स टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. उसके बाद है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड ऑप्टिकल इमेज बाय अ प्लेन मिरर, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सेम साइज सेम, मतलब जो मिरर में इमेज बनता है उसका साइज सेम होता है, सेम डिस्टेंस होता है, एंड इट्स कॉल्ड वर्चुअल. तो हमने ड्यूरिंग स्टडी क्या पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा. देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू रेज एंड आई एम गोइंग टू पुट द स्केल लाइक दिस, एंड ये डॉटेड लाइन आ जाएंगी एंड ये स्ट्रेट आ जाएगी, ये डॉटेड लाइन आ जाएगी, ये स्ट्रेट आ जाएगी. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज equal to each other. It's virtual. Upright का word भी use होता है, same size and same distance होता है mirror के case में. State that reflection angle of incidence is equal to angle of refraction. Always have one thing more. Okay, whenever we discuss these formulas, we always take the incident angle between the normal and the ray, not between the surface and the ray. Okay. And then we have used simple construction measurement to reflection by plane mirror, वो हमने भी डिस्कस कर लिया है कैसे इमेज करने. फॉर एग्जांपल अगर मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने इमेज बनेगा, ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ईच अदर, एंड आई एम गोइंग टू टेक टू रैंडम रेज. व्हेन दे मीट द सरफेस वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, एंड देन पुट द स्केल हियर एंड ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, एंड विदाउट मूविंग इसको यहाँ से इसको ऐसे स्केल से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास है इक्वल. इफ आस्क्ड तो हम उनको, if one of the values, suppose if this value is 50, obviously it's going to be 40, or refracted angle भी क्या होगा 40. If this value is 30 and the examiner has asked to find this angle, तो clearly it's 60 होगा. How? 90 minus 30 is equal to 60, because this is my normal, which means this is a 90 angle. तो अगर in case between कोई भी angle दिया होगा, I'll separate it from that और उसकी value को क्या कर लूंगा, calculate कर लूंगा. Next in line we have is describe the term use of angular reflection. Okay, इसके अंदर हम लोगों ने अगेन वही चीज करनी है कि रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन के केस में हमें दो केस सिनेरियोज होते हैं कि अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है, डेंसर टू रेयर है, विच मींस फ्रॉम ग्लास टू एयर है, तो इंसिडेंट एंगल अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा. पहले तो हम ये डिस्कस करें रिफ्लेक्टेड एंगल. Angle of incidence would be smaller than angle of reflection, and if it's going from rare denser to rare medium, denser to rare medium, so it's going to move towards normal. तो ये R की वैल्यू आ गई, ये इंसिडेंट आ गया, इसमें इंसिडेंट एंगल is going to be greater than reflection. इसका जो
फॉर्मूला होता है वो होता है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे जाके हम लोग देखेंगे। एंड एन इज इक्वल्स टू साइन आर ओवर साइन आई हमारे पास, ठीक है। डेंसिटी टू लेयर जब जाएंगे, दैट इज ग्लास टू एयर जाएंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सामने लिखा भी हुआ है साइन आई ओवर साइन आर। क्रिटिकल एंगल पर हम जाते हैं, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इटसेल्फ इक्वल होता है एन इज इक्वल्स टू सी ओवर वी। दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इट्स गोइंग टू बी 3 into 10⁸ and this one is v। Here n is equal to c over v का फॉर्मूला c is always going to remain constant, और जो v है it's going to be the speed of light in that medium। तो n के तीन फॉर्मूलाज हैं, i over r 1 over sin c। क्रिटिकल एंगल के केस में बात करते हैं, क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या होता है, that angle of incidence for which the refracted ray makes an angle of 90 with the normal. This is my incident angle. If incident angle is equals to critical angle, R is going to be 90. If incident angle is going to be greater than critical angle, I am going to have a total internal reflection, which means if the light is incident at a greater angle than the critical angle, I am going to have my ray reflected back into the same image। यानी ऑप्टिकल फाइबर की एग्जांपल्स जो होती हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर, इट यूजेस लाइट। नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ ग्लास ब्लॉक की एग्जांपल अक्सर आ जाती है एग्जामिनर को टास्क की हो कि जी ये इंसिडेंट लाइट आया, जैसे ग्लास ब्लॉक में इंटर होगा उसने टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना है, फिर नॉर्मल बनाओगे और जब वो बाहर जाएगा तो सच दैट इंसिडेंट रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इंसिडेंट रे पहले टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा एंड देन अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, सच दैट कि फाइनल इंसिडेंट दिस इंसिडेंट एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। और फिर हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर में इसकी यूज कर चुके हैं। थिन एंड थिक कन्वेक्स लेंसेज के अंदर हमारे पास ये होगा कि जो थिन लेंसेज होते हैं उनकी जो है फोकल लेंथ लार्जर होती है, और जो थिक लेंसेज होते हैं उनकी फोकल लेंथ जो है वो स्मॉलर होती है, दैट इज क्लोजर टू द लेंस होती है, फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस होती है। थिन कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास ये होता है कि जब उसमें पैरेलल रेज पास आउट करेंगी दे वुड कन्वर्ज टू अ पॉइंट। द जो बिल्कुल रे और डाइवर्जिंग वो होता है कि व्हेन रे passes थ्रू इट इट्स गोइंग टू डाइवर्ज, तो सेंटर से पास होती है इट गोज अनडिफ्लेक्टेड। एंड ये फोकस पॉइंट होता है जहाँ पे आके रेज मीट करती हैं। जो डाइवर्जिंग लेंस होता है विच इज दिस वन, दिस इज कन्वर्जिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेक्स लेंस, और ये होता है कनकेव लेंस। इनकी रेस को हम ट्रेस बैक करते हैं एंड दे मीट, ये वर्चुअली मीट करती हैं, तो इसका फोकस पॉइंट नॉर्मली क्या होता है, वर्चुअल होता है, एंड इसका जो है वो रियल होता है। फोकल लेंथ हमारे पास बेसिकली अगर हम एक लेंस की डायग्राम बनाएं, तो ये मेरे पास लेंस आ गया, ठीक है, दिस इज माय लाइन, ये मेरा फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द लेंस है, तो दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, a line which passes through the center of the lens and through the focus point। तीन रेज नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, एग्जाम स्टूडेंट शुड नो। फर्स्ट which is parallel to principal axis passes through the focus, the one which passes through the center it goes undeflected, and the one focus point on either side हमेशा equal होता है, the one which passes through the focus and stay on the lens वो जो है, ये एक्चुअली मैंने उन्हें मीट करना है क्योंकि मैं रफ बना रहा हूँ तो इस वजह से ये आपको तीन रेज आनी चाहिए। आई रिपीट, पहली कौन सी है, the one which is parallel to principal axis passes through the focus which goes from the center of the lens it goes undeflected, and the third one हमारे पास कौन सी है, which passes through the focus and falls on the lens it's going to be parallel to principal। okay, passes through focus and parallel to principal axis। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास का, तो मैग्नीफाइंग ग्लास ये होता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
inside the focal length. तो जब inside the focal length होता है तो image on the same side बनता है, same side of object. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होता है, वो वर्चुअल होता है. एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि वो मैग्नीफाइड होता है. जो रियल इमेज होता है वो हमेशा ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस बनता है. वो डिमिनिश एंड मैग्नीफाइड दोनों हो सकता है. इट could have both the properties and हमेशा inverted होगा. ये अपराइट होगा वर्चुअल. Upright means erect, or could also say कि it's exactly going to look like the way the object is. ठीक है. और ये तीन रेज, ये प्रॉपर्टीज आपको अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट वही होता है, वही होगा. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through the focus, goes through the center, goes undeflected. इनको आप ट्रेस बैक करेंगे और जिस पॉइंट पर आपको मीट करेगा वहां पे इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर. फिर डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट है. डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब ये होता है कि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है, स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम. टॉप पे रेड आएगा, बॉटम पे वॉयलेट आएगा. एंड विद योर, जो आप लोगों ने साइंस ऑफ मिस्ट्री डे वन से पढ़ा हुआ है, रेड एंड टॉप एंड वॉयलेट ऑन द बॉटम. बिकॉज वॉयलेट जो है वो मोस्ट रिफ्रेक्ट होगा एंड रेड जो है वो लीस्ट रिफ्रेक्ट होगा. हमारे पास कलर का कॉम्बिनेशन कोई भी आ सकता है यहाँ पर. अच्छा जी, this dispersion of white light into its component color due to change of medium and this seven color which is formed due to dispersion of light, this is known as spectrum. Red light reflects the least and violet reflects the most. Refract, I'm going to repeat, refraction होती है हमारे पास, reflection का word use नहीं करना. If I'm sounding like I'm saying reflection, to just correct it. Then we have recalled that visible light of single frequency is known as monochromatic. One of the important point, a light of single frequency, single wavelength, single color is known as monochromatic. Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum का सबसे important point के all of the waves which falls in the electromagnetic spectrum, उसके उन सब की स्पीड जो है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है. हमारे पास कौन सा होता है, विजिबल लाइट आती है, फिर यूवी आता है, फिर हमारे पास एक्सरे आता है एंड gamma rays आती है. On the other side we have infrared, microwave and radio. जब हम विजिबल से रेडियो की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, स्पीड जो है वो सेम ही रहती है एंड फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. व्हेन आई गो फ्रॉम विजिबल टू दिस रीजन तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती है, स्पीड इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू. इनके रिस्पेक्टिव यूजेस आपको आने चाहिए, एक्सरेज, माइक्रोवेव, गामा रेज, आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स के जो uses हैं it's given in your book. Few are shown in the course section. Let's discuss that. Radio waves and television transmission, astronomy and radio frequency identification में use होता है. Microwave satellite communication में, mobile phones में and ovens में use होता है. Infrared electric grills, short-range communication such as remote controller for television, intruder alarms and thermal imaging के लिए use होता है. Visible light is used for VN, photography and illumination. Ultraviolet जो है security marking के लिए use होता है, detecting fake banknotes and sterilizing water. X-ray medical scanning and security scanners में use होता है. Gamma sterilizing food and medical equipment, detection of cancer and its treatment में use होता है. We have studied that in our last section of radioactivity as well. Also, we need to understand their harmful effects as well. Microwave could cause internal heating of the body cells. Infrared causes skin burns. Ultraviolet damage to cells and eyes, leading to cancer. And X-ray and gamma mutation and DNA cells की mutations के ऊपर work out करते हैं. Then we know that communication artificial satellite. Satellite का basically क्या होता है? Satellite anything that orbits, and two types of satellites होती हैं.
natural satellite and artificial satellite. Moon is a natural satellite, artificial satellite of और भी हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं. इसमें फर्दर दो टाइप्स होती हैं, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स एंड जियो स्टेशन सैटेलाइट्स. लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो है उनका पीरियड जो है वो स्मॉलर होता है एंड स्पीड लार्जर होती है, एंड जियो स्टेशन सैटेलाइट्स का पीरियड जो है वो 24 आवर्स होता है एंड उनकी स्पीड जो है वो लेस होती है उनके पास. फिर नो दैट इम्पोर्टेंट सिस्टम कम्युनिकेशन अलाउ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ यूजेस वगैरह हैं, उनके अंदर दो चीज़ आ जाती है हमारे पास. एंड बेसिकली उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया कि मोबाइल फोन्स एंड वायरलेस इंटरनेट यूजेस माइक्रोवेव बिकॉज microwave can penetrate through walls, only requires a short aerial for transmission and reception. Bluetooth services uses low energy radio waves or microwaves because they can pass through the wall, but signal is weakened on doing so when they pass through the walls. Whereas the optical fibers जो हैं, they uses light. उनका जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो ग्लास फाइबर्स होते हैं, एंड सम यूजर्स विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशंस और लेजर्स को भी यूज करते हैं, और मोनोक्रोमैटिक लाइट्स को भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना डाटा वन टाइम के ऊपर ले जा सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन अ डिजिटल एंड एन एनालॉग सिग्नल इज द वन. जो डिजिटल सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है. डिस्क्रीट मींस इट्स ओनली गोइंग टू हैव टू वैल्यू जीरोस एंड वन. जो एनालॉग होता है वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. जो जीरो एंड वन की फॉर्म में होता है वो ये वन होता है, ये वन एंड जीरो, जीरो वन वन जीरो की फॉर्म में जो होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है, एंड द वन इज द एनालॉग. Explain the benefit of digital signal, including we know कि rate of transmission के faster होता है, larger data could be handled at one time, and accuracy होती है, noise का बहुत कम chances होते हैं, image वो data wastage के कम chances होते हैं. Then comes the sound. Sound, production of sound. We have discussed it needs a vibrating body and a medium to travel through. Describe the longitudinal nature of sound. Then we have the frequency ranges 20 hertz and to 20,000 hertz. Above 20,000 hertz हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, and below 20 hertz हमारे पास क्या होता है, इंफ्रासाउंड. Then मीडियम इज नीड ट्रांसमिट साउंड. उसके अंदर वो जो हमने वो जो जार बेल का किया था ना, कि उसमें बेल प्लेस कर देंगे, उसको वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर देंगे, इवेंचुअली व्हेन ऑल ऑफ द एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द glass jar there would be no sound produced. Normal speed of sound is 330 to 350. Know that sound travels faster in solids than liquids than gases because of the density of the nature of density. के solid में particles very close to each other, it's going to travel faster than liquid than gases too, because particles are further away. The compression and reflection has already been discussed in the section जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करेंगे longitudinal waves कौन सी होती हैं, parallel, उनकी examples and everything. Then describe the use of ultrasound in non-destructive testing of the material. Cracks वगैरह के लिए भी यूज होते हैं, medical scanning and soft tissues. वो prenatal scanning के अंदर भी यूज होते हैं, sonar including calculations of depth and sound. Echo का topic is not mentioned in a supplementary section, but still we're going to discuss it. कि echo हमारे पास क्या होता है, simply speed का formula क्या होता है, distance over time, whereas echo का formula होता है 2v over t. We have discussed so many things in respect to that. Amplitude, if this is the sound, तो if louder signal को हमने डिस्कस करना है तो उसका एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी बिगर. एंड अगर हम लोगों ने हाई पिच सिग्नल को डिस्कस करना है तो its frequency is going to be larger, so it's going to cover more waves in the same period of time. So ये high pitch signal है due to its high frequency, and this is my louder signal due to greater amplitude. तो ये सिग्नल echo का आ गया. echo is basically the reflection of sound. meter distance of time, उसमें हमने एग्जांपल्स कौन से पढ़े थे कि टाइमर के साथ अटैच कर देंगे दो माइक्रोफोन्स, प्लेस इन एन appropriate distance from each other. The first timer is going to start the stopwatch, and the second microphone is going to stop the stopwatch. हमें distance between the microphones पता होगा और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, and we're going to get the speed of sound.
So according to the syllabus and a quick revision, this is all about the waves that we know so far. In the next lecture, we're going to go through the electricity part. Let me know if you have any questions in the comment section.